नमस्कार। तो आज एक दूसरी जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। बिहार से लेकर दिल्ली तक आज सियासी घमासान मचा रहा। बिहार की विधानसभा में आरजेडी के नेता तेजस्वी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में नोक-झोंक आपने देखी ही। और इसके अलावा देश की संसद में बाहर और भीतर विपक्षी दलों ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू या रिवीजन जो बिहार की मतदाता सूची में हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने चर्चा और बहस की मांग की कि ये बड़े पैमाने पर बिहार में वोटरों को काटे जाने की साजिश सरकार की तरफ से सूत्रों के हिसाब से। लेकिन एक सामान्य समझ है कि जब चुनाव आयोग के किसी फैसले पर या चुनाव आयोग के किसी कदम पर कोई विपक्ष को ऐतराज हो तो उस पर संसद में बहस नहीं की जा सकती। की तो जी जा सकती है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पे नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं देगी। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग जो कर रही है, राजनीतिक दलों को वहां जाना चाहिए। ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक दी गई कि चुनाव आयोग के इस काम पर, एसआईआर पर, जो वोटर फॉर्म का जो काम बिहार में हुआ है उस पर सरकार बहस कैसे करेगी, उसका जवाब कैसे देगी, ये तो चुनाव आयोग का मसला है। मैं ये वीडियो आगे बनाऊं और आपको इसके बारे में जानकारी दूं तो सबसे पहले देश के उन लोगों को ये बात क्यों जाननी चाहिए जो बिहार के नहीं हैं। वो इसलिए कि ये जो चुनाव आयोग का फैसला ये बिहार से शुरू हुआ है लेकिन देश के हर राज्य तक जाएगा और देश के हर राज्यों तक कराने की मंशा चुनाव आयोग की है। ये उसने पहले ही साफ कर दिया है। ये बात अलग है कि बिहार से इसकी शुरुआत हो रही। दूसरी बात, एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है, मतदाता विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण जिसको कहते हैं, कई बार ये शब्द आते ही जो बिल्कुल सामान्य से लोग हैं, जो घर में बैठे लोग हैं, घरेलू महिलाएं हैं या जो बहुत ज़्यादा राजनीति की महीन चीज़ों में नहीं जाते हैं, वो ये शब्द आते ही सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये कोई बहुत दिमाग लगाने वाला या कोई बड़ा तिकड़म वाला सब्जेक्ट है, इस पर हमें जानकारी लेके क्या करेंगे और हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बनाया जाए, चूंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके गांव, आपके घर, आपके मोहल्ले में भी ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये प्रक्रिया क्यों शुरू हुई, इसका क्या मतलब है, विपक्षी दलों का विरोध जायज़ है, नाजायज़ है, चुनाव आयोग ने जो फैसला किया उसके फैसले में कोई त्रुटियां हैं, उसमें पारदर्शिता है या वो फुल प्रूफ सिस्टम है, क्या ऐसा सिस्टम चुनाव आयोग ने अब इजाद कर लिया है कि देश में जो भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमारी, नेपाली अवैध लोग वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड बना करके वोटर राइट लेके ज़मीन खरीद के मकान बनवा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहीं के नागरिक बनने का जो मंसूबा पाले हुए हैं, क्या इस प्रक्रिया के तहत उनको छांट के अलग किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा? ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और आप एक भारत के मतदाता के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आपके पास ऐसा क्या वैध दस्तावेज है जिसके जरिए आप दावा कर सकते हैं कि मैं भारत का वैध नागरिक हूं, फला वैध नागरिक? क्या इस देश ने ऐसा कोई कागज अपने नागरिकों को दे पाने में आज़ादी के 77 सालों, 78 सालों में कामयाबी पाई है? इस देश के, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर अभी विदेश से आया व्यक्ति अगर आ करके दिल्ली में सवेरे पूछे कि भाई साहब अभी मैंने अखबार में पढ़ा है कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कहा है कि ये नागरिकता के दस्तावेज नहीं है, तो कृपया आप मुझे बताएंगे कि देश की, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, चीन की आबादी के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश और सबसे ज़्यादा विदेशों में डंका पीटने वाले देश के पास भारत के नागरिकों का वैध दस्तावेज कौन सा है? अगर आप कहेंगे आधार कार्ड, वो कहेगा सुप्रीम कोर्ट में तो चुनाव आयोग ने कहा है कि ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। अगर आप कहेंगे वोटर आईडी कार्ड तो वो कहेगा कि ये तो नहीं है। राशन कार्ड तो कहेगा ये भी नहीं है। तो आप कहेंगे मेरे पास पासपोर्ट है। अब देश में कितने लोगों के और कितने प्रतिशत
के पास पासपोर्ट है, ये आंकड़ा आप अच्छी तरह समझते हैं। अब वो पूछेगा कि आप पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं, तो कहे हम तो पासपोर्ट आधार कार्ड पर बनवाते हैं। तो कहे आधार कार्ड तो आपके देश में नागरिकता का अधिकार नहीं है, तो फिर पासपोर्ट कैसे नागरिकता का अधिकार है। फिर आप कहेंगे नहीं हम निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं, वो तहसील कचहरी से बनता है। कहेगा कैसे बनता है, कहे ऑनलाइन भी बनता है ऑफलाइन भी बनता है। कहे ऑनलाइन कैसे बनता है, कहे आधार कार्ड के जरिए। तो कहे यार आधार कार्ड के जरिए तुम्हारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रहा है, तुम्हारे यहाँ पासपोर्ट भी बन रहा है, तुम्हारे यहाँ निवास प्रमाण पत्र भी बन रहा है, फिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कह रहा है कि नागरिकता की ये वैध दस्तावेज नहीं है। तो ये जो सवाल मैंने आपसे उठाए, आप बिहार के नहीं हो के आप पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब कहीं के हैं, तो ये सवाल आपके दिमाग में भी कौंधना चाहिए, और आज नहीं तो कल कौंधेगा ही। तो बिहार में क्या हुआ, सबसे पहले ये जान लीजिए। बिहार के चुनाव से ठीक पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने एक ऐलान किया कि इस बार 2003 के बाद विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम बिहार में चलाया जाएगा, और 1 महीने चलेगा, यानी 25 जुलाई तक जो वैध मतदाता होंगे उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में आएगा, और जो भी अवैध रूप से मतदाता बने हैं, जो लोग मर गए हैं और जिन लोगों का पता बदल गया है या अस्थायी रूप से वो अपनी जगह बदल चुके हैं या 2-2 जगह वोटर हैं, ऐसे लोगों का नाम काट दिया जाएगा और वैध मतदाताओं का रखा जाएगा। इसके बाद से शुरू हुआ कि ये प्रक्रिया क्या होगी। ये लोकसभा चुनाव जो साल भर पहले हुआ बिहार में, तब इसकी बात क्यों नहीं हुई। विधानसभा चुनाव से पहले ये बात कैसे हो रही है, और ये व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। तो चुनाव आयोग ने फिर मामला, ये सवालों के बीच चुनाव आयोग ने कुछ ही दिन के बाद ये बात एकदम क्लियर हो गई कि 7,90,00,000 मतदाता जो 2024 में मतदान किए हुए थे, उनकी मतदाता सूची का प्रिंट आउट निकाला गया, और बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को, एक बूथ पे जितने वोटर होते हैं बीएलओ की जिम्मेदारी होती है, बीएलओ को वो प्रिंट आउट निकाल करके दे दिए गए, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा था कि 2003 की मतदाता सूची में जो लोग शामिल होंगे उन्हें सिर्फ मतदाता सूची का फोटोस्टेट और अपने क्रमांक को अंकित करके वो फॉर्म जमा कर देना है। उसको कोई नागरिकता का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी लोगों के लिए एक नियम बनाया गया। वो नियम ये बनाया गया कि 87 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए अलग व्यवस्था, 87 से 2003 तक पैदा होने वाले के लिए अपने अभिभावकों में से किसी एक का पता, 2003 के बाद के लिए अपने माता पिता दोनों के भारतीय नागरिक होने का, तमाम चीजें कही गई। 11 दस्तावेज उसमें लिखे गए। कई बार इसकी चर्चा आपने सुनी। बीएलओज ने लेकर के जाके शुरू किया, फॉर्म बांटना शुरू किया, और 2 ही दिनों के बाद ये पता चला कि इन दस्तावेजों के आधार पर अगर मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ तो ये सफल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत ही स्थिति की नजाकत को भांपते हुए अपने मौखिक आदेश से बीएलओज को 2 जुलाई के बाद ही ये कह दिया कि आप जितने फॉर्म बांट चुके हैं, आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी बांटिए और जल्दी से जल्दी भरवा के वापस लाइए। कागज हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, आधार कार्ड हो तो ठीक, फोटो हो तो ठीक, फोटो ना हो तो ठीक। आधार कार्ड की संख्या, मोबाइल नंबर और एपिक कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र की संख्या को अंकित कर दीजिए और तुरंत अपलोड कर दीजिए। आपने देखा, मैं खुद बिहार के 15 जिलों में गया था। मैंने खुद जमीन पर यह पूरी अव्यवस्था देखी। बड़ी संख्या में बीएलओज ने फॉर्म बांटे, खुद ही भरे, कई जगह उन्होंने खुद ही साइन भी किया। चुनाव आयोग और स्थानीय अधिकारी इसको नकारने के लिए तमाम बातें कहते रहे, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है, आज भी आपको बिहार में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम था, उन्होंने चुनाव आयोग से छपे हुए उस फॉर्म की शक्ल तक नहीं देखी। बीएलओज ने कहा आपकी कोई जरूरत नहीं है, वो फॉर्म भरा जा चुका। बहुत सारे ऐसे मैंने भी कार्यक्रम किए
मैंने जिन बीएलओ से बात की उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गया, सस्पेंड हो गए, सैलरी रोक दी गई। फिर बाद में मैंने सोचा कि इतने छोटे स्तर के कर्मचारियों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो मैंने उनको दिखाना बंद कर दिया। लेकिन मैं आज पूरी एक पत्रकार अजीत अंजुम, जो हमारे सीनियर भी हैं, हमारे संपादक भी रहे हैं, आपने उनकी तमाम स्टोरीज को देखी, जिन्होंने बहुत व्यापक पैमाने पर अव्यवस्था और जो कोरम पूरा करने की बात थी उन्होंने दिखाई, तो उन्हीं के ऊपर एफआईआर हो गया कि सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे थे। इसके अलावा मोटे तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, टेलीविजन चैनल, इस पर उन्होंने बहस की तो कही, कोई ग्राउंड रिपोर्ट या जमीन पर जाकर क्या प्रॉब्लम जनता को दिखाने का काम नहीं किया। इसकी वजह से ही देश की आम जनता को, जो बिहार के बाहर की है, उसे यह पता ही नहीं कि यह मामला है क्या और क्या पेचीदा है, क्योंकि मीडिया ही अगर इस तरह के मुद्दों को नहीं दिखाएगा तो आप तक वो बात कैसे पहुंचेगी। अभी मैं देख रहा था जो विरोध हो रहा है वो देखिए, अगर इतने वोट कटेंगे तो आप ये नहीं कह सकते 7 करोड़ 90 लाख में से 7 करोड़ 19 लाख के फॉर्म जमा हुए, अभी 70 लाख वोटर्स का मर गए हैं, जगह बदल दिया है, 15 लाख के वोटरों के फॉर्म वापस नहीं आए। वो वापस क्यों नहीं आए कि दे के बीएलओ चला गया था, उन्होंने मड़ई में खोस दिया, या लड़के ने नाक पोंछ के फेंक दी, या उस पर भुजा खा गए। अब वो फिर से करना पड़ेगा, और नहीं तो बीएलओ 2 दिन में खुद ही से भर देंगे। तो अब मरे हुए लोगों की संख्या जो आ रही है, अगर वो 20 लाख के आसपास है, तो ये भी सोचने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में था, एक साल में 20 लाख लोग अगर बिहार में मरे हैं तो ये भी एक संख्या बहुत बड़ी है। और अगर मरे हुए लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोटर थे, तो फिर चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी मतदाता सूची को रिव्यू कर रहा था, क्योंकि रिव्यू करने का काम तो लगातार चलता रहता है। और ये विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण के पहले भी रिव्यू इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ था। तो ये सारे सवाल बहुत बड़े सवाल हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये काम किया है, अब वो बात यह है कि जो फॉर्म बट गए हैं वो किसी तरह वापस आ जाएं, जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। जितने लोग बिहार के सूरत में, मुंबई में, दिल्ली में रहते हैं और मेरा कार्यक्रम ये देख भी रहे हैं, वो उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके बीएलओज ने उनका फॉर्म कैसे जमा किया। बात पारदर्शिता के अभाव की है। और दूसरी बात, अगर 7 करोड़ 90 लाख वोटरों में से 7 करोड़ 19 लाख का फॉर्म अपलोड हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन को यह बताना चाहिए कि नागरिकता के किस दस्तावेज के आधार पर वो इन 7 करोड़ 19 लाख लोगों को वैध नागरिक मानता है, और इसमें कितने ऐसे हैं और कैसे वो इसमें से अवैध बांग्लादेशियों, नेपालियों, म्यांमार या कहीं के भी अवैध लोगों के और मरे हुए लोगों के फॉर्म भी सबमिट हुए हैं। ऐसा कतई नहीं है कि मरे हुए के नहीं हुए हैं, मरे के भी हुए हैं। तो किस आधार पर इलेक्शन कमीशन यह बताएगा कि कौन इसमें 7 करोड़ 19 लाख में वैध है, कौन लोगों ने नागरिकता के दस्तावेज जिसको इलेक्शन कमीशन मानता है उन दस्तावेजों के साथ उसने जमा किए हैं? ये बड़ा सवाल है। सिर्फ 7 करोड़ 90 लाख को बांट देना, वापस उसको अपलोड कर देना और इसमें बीएलओज का बीपी और शुगर पिछले 1 महीने में बढ़ाना, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया। वैसे अपनी पीठ थपथपाए, रोज उसने आंकड़े दिए हैं, आगे भी आंकड़े देंगे, 2 दिन अभी बाकी है। विपक्ष का ये कहना है कि ये सारी कार्रवाई जो है वो सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए। बिहार में जो भी विपक्षी दल ये बात, ये आरोप लगा रहे हैं, एक बार आईने में उनको अपने आंकड़ों को देख लेना चाहिए। 2004 से लगातार 2005 में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को कितनी सीटें मिली थी, 2010 में कितनी सीटें मिली, 15 में लालू नीतीश साथ आ गए, उसकी बात छोड़िए। 2020 में कितनी सीटें मिली, 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार बीजेपी से लड़के देख चुके, मोदी से लड़के देख चुके, किसी को 2 सीट मिली, किसी को 4 सीट मिली। 2019 में लालू यादव की पार्टी का खाता तक नहीं खुला, 2024 में 4 सीटें मिली। तो इसलिए विपक्षी दलों को लगातार बिहार में हार मिली है। तो इसलिए यह कहना या उनका यह हल्ला मचाना कि इससे उनको नुकसान होगा, वो एक बारगी आपको लग सकता है।
इससे नुकसान किसको होगा कहा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, आरजेडी या विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बेहतर प्रदर्शन भले किया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर कुछ खामियां नहीं रह गई होती और कुछ सवाल जो है जिसके जवाब आज तक खोजे जा रहे हैं, अगर वो न रहा होता तो महागठबंधन ने एनडीए को विधानसभा चुनाव में जैसी तगड़ी टक्कर दी थी, उसमें महागठबंधन की सरकार बनने की प्रोबेबिलिटीज भी बन सकती थी। इसलिए भी चूंकि ये विधानसभा चुनाव है, इसलिए विपक्ष का ये कहना है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर है और जानबूझ के उसी पॉकेट में। अब सबसे बड़ी बात है, ये इतनी बड़ी संख्या में वोटर जो जा चुके हैं, उनका नाम कौन काटेगा, कैसे काटेगा, और 11 दस्तावेज किससे मांगे जाएंगे, नहीं मांगे जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा। अब अंतिम बात ये कि बहुत सारे लोग इस देश में ये कहते हैं, जिनको मालूम नहीं है कि बिहार में ऐसी ही 2003 में भी एक एक्सरसाइज हुई थी, तब तो सवाल नहीं उठा। कई बार चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है 2003 में भी 1 महीना लगा था। आपको जान के अचरज होगा, लिंगदो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कृष्णमूर्ति चुनाव आयुक्त थे। उन लोगों से जब संपर्क किया गया और 2003 के बारे में पूछा गया कि उस समय आपके मतदाता पुनरीक्षण में क्या क्या चीज़ें थीं, आप लोगों ने क्या क्या मांगा था, तो लिंगदो और कृष्णमूर्ति दोनों ने कहा कि हमें पूरा याद तो नहीं है, लेकिन जो जो अभी हो रहा है तब नहीं हुआ था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 2003 में सिर्फ बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम नहीं हुआ था, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ था, ये झारखंड में भी हुआ था, ये पंजाब में भी हुआ था, 7 राज्यों में हुआ था। तो अगर आप इन 7 राज्यों के निवासी हैं तो आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि 2003 में ऐसा कोई कागज आपसे मांगा गया था या नहीं मांगा गया था। अब आते हैं 2004 में। 2004 में भी रिवीजन हुआ, 5 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और 1 जम्मू कश्मीर के स्टेट में रिवीजन हुआ। वो रिवीजन शुरू हुआ 1 जुलाई 2024 से और फाइनल ड्राफ्ट छपा 2025 में। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप भी देख सकते हैं। 6 महीने लगा था इस एक्सरसाइज को करने में, और यही पूरी एक्सरसाइज यहां 2 महीने के भीतर क्यों की जा रही है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं दिया। इसके अलावा जितनी इरेगुलरिटीज एसआईआर की बिहार में पकड़ी गई और जितना खुलासा किया गया, ये ठीक है कि अजीत अंजुम जी, मेरे कुछ वीडियो, कुछ यूट्यूबर्स के वीडियो, कुछ दैनिक भास्कर की 2 दिन की, मात्र 2 या 3 दिन की रिपोर्ट, यही दस्तावेज है जिसको आप वहां दिखा सकते हैं। और कुछ सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने भी कुछ ऐसे केसेस को उजागर किया है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में यह केस लगा है और यही सब दस्तावेज, यही सब प्रूफ वहां पर सामने जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले एफिडेविट में यह कह दिया कि वो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को नागरिकता का आधार नहीं मानते। तो इसलिए आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि ये पूरा एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है वो आपके दरवाजे भी पहुंचेगा और आपसे भी ऐसे सवाल और ऐसे ये दस्तावेज याद करने या रखने की बात कही जाएगी, क्योंकि ये पूरे देश में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा वो लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। नमस्कार।